हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैडकैप्स। सो हमारे पहले एपिसोड में हम जानेंगे स्क्रिप्ट राइटर रोल के बारे में कि हु इज अ स्क्रिप्ट राइटर, इसकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इस सब के बारे में हम जानेंगे हमारे पहले गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू। सो हमारे पहले गेस्ट मिस्टर नितिन आनंद, ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ही इज ग्रेट एट डांसिंग, ही इज ग्रेट एट पोएट्री राइटिंग, he was a big business consultant in a big US firm after it is engineering. बट 4 साल की इंजीनियरिंग और 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद ही इज फाइनली फॉलोइंग हिज पैशन एंड इज अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर। उनकी ऑलरेडी कुछ यूट्यूब सीरीज आ चुकी हैं एंड ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड टू फ्यू OTT प्लेटफॉर्म्स। सो लेट्स कनेक्ट विद हिम एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस रोल एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट और ईजी वॉज हिज जर्नी ऑफ फाइनली बिकमिंग अ मैडकैप। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन फर्स्ट ऑफ ऑल। और Thank you for आपको शायद inviting पता me. नहीं होगा बट काफी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं आपकी स्टोरी से एंड आई एम वन ऑफ दोज एंड होपफुली इस वीडियो के साथ और भी लोग इंस्पायर होंगे। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रोल। Right. So I'm basically a script writer. और काम जो है वो वेरी करता है प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स। लाइक कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे यू हैव टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्क्रैच कि आपने किसी कॉन्सेप्ट पे वर्क किया, आपने वो कॉन्सेप्ट बनाया, फिर आप वो पिच करते हो एंड यू हैव टू पिच इट टू डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज एक्सेट्रा। एंड एक बार जब वो अप्रूव हो जाए देन यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू स्क्रीन राइटिंग जिसमें एक्शंस, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। एंड वो होने के बाद जब एक बार एपिसोड भी अप्रूव हो गए देन यू हैव टू गो ऑन द शूट एज वेल टू इंश्योर दैट जो तुम्हारे विजन में था, जो तुमने सोच कर लिखा था, दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड और कुछ मिस ना हो रहा हो, वो सारी चीज़ें। तो समटाइम इट इन्वॉल्व्स लाइक एवरी फेज ऑफ दैट वर्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक सम प्रोडक्शन हाउस विल रीच आउट टू यू and they have a concept already in place. This is a concept and this is the genre that we are trying to explore. Comedy हो सकता है, कुछ भी ड्रामा हो सकता है, and then you have to work on it. तो दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं एंड मैंने दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं लकीली इतने टाइम में। बट सिंस आई एम न्यू टू दिस फील्ड तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और भी चीज़ें सीखने को मिल रही है तो मैं करूँ कि आई एम एसोसिएटेड विथ प्रीमियम प्रोजेक्ट फॉर TVF एंड अभी तक जितने भी काम किए वो मैंने फ्रीलांस वर्क्स किए हैं। तो उसके थ्रू ये होता है कि हर बार हर प्रोजेक्ट के साथ नए लोगों से मिलो, नया कुछ सीखो, नई कहानियां सुनो, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड हमेशा वो होता है कि अब मेरा ध्यान हमेशा रहता है कि हाँ किसी से कुछ इंटरेस्टिंग सुना तो पहले चलो लिख लो, फिर कभी बाद में यूज किया जाएगा ये कहानी है या फिर ये कुछ है चीजें, तो ये सब करते हैं। तो बस यही चल रहा है अभी तो। काफी काफी इंटरेस्टिंग रोल। कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके आपको लगा कि मुझे में ऐसी स्किल्स हैं जिसके कारण मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही जाना चाहिए, और वो एक्चुअली में वो स्किल्स क्या थी और आपके प्रोफेशन में वो कैसे हेल्प करती हैं आपको? क्रिएटिव स्किल तो मतलब पता नहीं, बचपन से लगता था कि हाँ बहुत ज्यादा है, ज्यादा है एज इन की मतलब मुझे ज्यादा इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट रहता था। मैंने स्कूल्स में भी प्लेस किए थे, थिएटर्स किए थे, डांसिंग, ये सारी चीजें की थी। बट आई थिंक आई वॉज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड जब मुझे पता चला कि मेरे नाना जी पोएम्स लिखते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ लिखता हूँ पोएम। तो मैंने बहुत ही वो क्या कहते हैं बेकार बेकार से पोएम्स लिखना स्टार्ट किया। बट फिर धीरे धीरे वो पोएम्स की आदत लग गई। फिर वो पोएम्स मैंने रीजनल मैगजीन्स में पब्लिश करवाए हैं। फिर वहाँ पर मुझे पहली बार रिकॉग्निशन मिला कि हाँ अच्छा पोएम लिख रहे हैं, मतलब इस कैटेगरी में, जूनियर्स कैटेगरी में इज राइट अच्छे पोएम्स हैं। एंड आई वाज बीइंग अवार्डेड वहाँ पे। इट वाज इन माय कॉलेज ओनली जब मेरा एक फ्रेंड था दूसरे कॉलेज में, दे हैड अ यूट्यूब चैनल एंड उनमें से मेरा एक फ्रेंड था, ही न्यू अबाउट मी, तो उसने रीच आउट किया कि भाई एक स्क्रिप्ट है, तुम लिखोगे, हम लोग वीडियो बनाना चाहते हैं। तो पहली बार मैंने उस वक्त स्क्रिप्ट लिखी थी एंड आई थिंक सिंस देन इट स्टार्टेड, वहाँ पर लिखा, फिर वो वीडियो बनी। उसके बाद फिर बहुत सारी कॉन्सेप्ट पे काम किया बट कुछ ना कुछ रीजन से वो नहीं बन पा रही थी। मतलब ऐसा था कि हाँ कभी कुछ भी इशू आ गया बट बन नहीं पाया, वैसा हुआ। फिर मैंने जेड ज्वाइन किया। उसके बाद तो फिर ये हो था कि हाँ काम ठीक है, काम चल रहा है, बट राइटिंग का मन में वो कीड़ा था फिर भी। तो मैं हर वीकेंड ट्राई करता था कि चलो मुंबई जाते हैं, मुंबई जाके पिच करेंगे। तो आई थिंक मैं कुछ 1-2 साल थे जब मैं मुंबई ऑलमोस्ट हर वीकेंड आता था। हर वीकेंड आके चक्कर काटते था कि हाँ इधर सुनाता हूँ, उधर सुनाता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ। तो कॉन्सेप्ट नहीं बने बट कनेक्शन बन गया। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने बताया कि हाँ वो पोएम से स्टार्ट हुआ। उसमें जो थोड़ी सी खुशी मिली, अरे
इधर किसी एग्जाम में फर्स्ट करो और उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था, वो ज्यादा खुशी मिलती है कि हाँ चलो इसमें मिला है। फिर और लोगों से वो रिकॉग्निशन मिलता है कि हाँ अरे देखो ये कुछ अलग कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो छोटी छोटी खुशियाँ। सो मतलब आपको जो पहली जॉब थी वो एज अ साइड हसल आपने शुरू किया? हाँ एज अ साइड हसल, एंड आई थिंक एक्चुअली मतलब वर्क की बात करूँ तो वो ऐसा बहुत ही एब्रप्टली आया मेरे पास। मतलब ऐसा हुआ कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ जो इसी इंडस्ट्री में काम करता है, उसके साथ मैं बैठ के दूसरे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा था। हम्म। तो ये करीब आई थिंक फेब के अराउंड की बात है, लास्ट ईयर। हम्म। मैं उसके साथ काम कर रहा था, तभी एक दिन वो मेरे पास आया कि यार एक और कॉन्सेप्ट है, इस ये एक बार पढ़ो कैसा लगता है ये बताओ, क्योंकि ये तुम्हारा काइंड ऑफ फोटे है। हम्म। मैं ड्रामा ज़्यादातर पसंद करता हूँ लिखना। हम्म। उसने कहा कि ये पढ़ के देखो। मैंने कहा ठीक है। मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम पास ही हो जाएगा। मुझे मन कर रहा था लिखने का, बहुत दिन से कुछ लिखा नहीं था। हम्म। तो मैंने उस दिन बैठे बैठे उसका फर्स्ट एपिसोड लिखा। शाम में उसको मैंने सुनाया तो उसको वो पसंद आ गई। उसने कहा कि यार ये एक काम कर, तू ही लिख और हम एक और राइटर ढूंढ लेते हैं, दोनों मिलकर लिख लेना। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो मेरे पास आ गया और वो प्रोजेक्ट मैंने लिखा और वो प्रोजेक्ट फिर बन भी गया, रिलीज भी हुआ। एंड दैट्स हाउ लाइक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क। शूट पे मैं नहीं जा पाया था, शूट पे देयर वर सम रीजंस दैट आई कुडंट गो, बट तो नाम आप बाकी बता चीजों में सकते हो उस प्रोजेक्ट का? इट्स वन टिप वन हैंड। इट्स अ ओके। मिनी शो। ओके। इट्स ऑन बिंज यूट्यूब चैनल। हम्म। तो 4 एपिसोड्स हैं, and it's a story of like 4 friends, and the basic of the story, like the basis of the story is कि जैसे 1-1 क्रिकेट का एक रूल होता है कि अगर बॉल एक बार टप्पा खा भी गई तो आप हम्म। उसको वापस कैच कर सकते हो। इट वॉज बेस्ड ऑन द सेम थिंग दैट दीज 4 फ्रेंड्स काइंड ऑफ लूज समथिंग वंस इन देयर लाइफ, एंड वो कैसे उससे वापस कम बैक करते हैं, एंड वापस हाउ दे हेल्प ईच अदर टू कम बैक एंड काइंड ऑफ अचीव देयर एम्बिशंस। तो उसके बारे में थी वो स्टोरी। हम्म। तो इट वॉज अ 4 एपिसोड मिनी शो, तो वो मैंने पहला किया था। जो मेरा पहला मिनी शो था, दैट केम आउट व्हेन आई वाज वर्किंग विद जेडएस। मैंने साथ में वीकेंड वीकेंड में बैठ के या फिर टाइम निकाल के वो लिखा, वो हम्म। नरेट किया, पिच किया, उसकी सारी चीज़ें की, सब कुछ वो एज अ साइड एसेंट किया था। तो ऐसा चलो। सही, इसके लिए तो सही में पैशन चाहिए। तो अगर मतलब किसी को डायरेक्टली एक फर्स्ट जॉब वही चूज करनी हो, इंस्टेड ऑफ जैसे आपने पहले जीएस किया एंड देन शिफ्ट किया, तो उसके लिए कुछ एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी होता है? एकेडमिक रिक्वायरमेंट मोस्टली मतलब बहुत से राइटर्स हैं जो कि मीडिया या जर्नलिज्म करके आते हैं। तो आई हम्म। थिंक बहुत सारे लोग लाइक दे आर मेनी काइंड ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स एज वेल। जैसे आई थिंक वेरी कॉमन एग्जांपल इज टीवीएफ का राइट क्लब है, या फिर बहुत सारे और भी हैं प्लेसेस जहाँ पे वो नई नई चीज़ें सिखाते हैं, राइटिंग का स्किल्स डेवलप करते हैं, आपका स्क्रीन राइटिंग सिखाते हैं, कोर्सेज होते हैं। तो अलग अलग आप इंस्टीट्यूट से भी ये राइटिंग के कोर्सेज कर सकते हो या फिर कुछ, और वो बहुत ही हेल्प करता है बिकॉज वहाँ क्या होता है कि आप बेसिक्स जल्दी मतलब सीखते हो। अभी क्या हुआ, जैसे मेरे केस में भी मैं आई डेंट हैव एनी सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैं इंजीनियर था, एनालिस्ट का काम किया और यहाँ आया। तो मुझे ये स्किल डेवलप करने में बहुत टाइम लगा। धीरे धीरे ऐसा होता है कि मैं 10 बार लिखता था, फिर सुनाता था लोगों को, तो लोगों को लगता था यार ये बहुत ही अमेच्योरिश है, बहुत सारे फीडबैक आते थे, फिर उस पर वर्क करता था, क्योंकि वो बेसिक्स मुझे पता नहीं थे। हम्म। मतलब मैंने जो सॉफ्टवेयर होता है लिखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं सेल्टिक्स पे ज़्यादातर लिखता हूँ। तो मुझे उसकी रूल्स भी नहीं पता थी कि अच्छा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। हम्म। तो मैं ऑनलाइन जाके वीडियोस देखता था कि अच्छा स्क्रिप्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हम्म। स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, किसी कोई अच्छे अच्छे मूवीज की स्क्रिप्ट देखता था कैसे लिखते हैं, वो सब मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता था। हम्म। तो बिकॉज ऑफ नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, वो एक काइंड ऑफ वो नहीं कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें करोगे तब सीखोगे। तो वैसे कर करके मैंने सीखा, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आई, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा आई। हम्म। तो जैसे मेरे को ये बिल्कुल बिल्कुल नया रोल जैसे मुझे अब पता लगा, और मेरे दिमाग में पहला ये आता है कि ये रोल की डिमांड होगी या तो इधर इन एडवर्टीजमेंट्स या फिर सीरीज या मूवीज, पर कुछ और भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एक्चुअली में ये रोल का यूज होता है और उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी है। यार स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब जैसे यू कैन राइट फॉर यूट्यूब चैनल्स, हम्म। उनकी राइटिंग थोड़ी अलग होती है। मतलब यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे स्केचेस मिल जाएंगे, उनकी राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। देन देयर आर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उनकी राइटिंग बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। फिर हम्म। मूवीज की तो अलग ही रहती है, एंड आजकल रियलिटी शोज या फिर डेली सॉप्स, तो सब हम्म। में स्क्रीन राइटर्स का काम है। हम्म। बट सब में थोड़ी अलग अलग राइटिंग स्किल होती है। मतलब इट कैन बी अ केस कि हाँ आप बहुत अच्छे डेली सोप राइटर भी हो और आप बहुत अच्छे वेब सीरीज भी लिखते हो। बट हम्म। देर कैन बी अ केस कि हाँ यू आर गुड एट वन थिंग, यू आर नॉट गुड एट अदर। फॉर हम्म। एग्जाम्पल जैसे अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ
कि मैं यूट्यूब चैनल्स के लिए अगर मेरे पास ऑफर आए तो मैं एक्सेप्ट कर दूँ, OTT प्लेटफॉर्म्स लिया है तो मैं एक्सेप्ट कर दूँ। बट अगर मेरे पास लेट्स से डेली सोप्स या फिर रियलिटी शोज आ जाए तो मैं शायद नहीं लिख पाऊँ, क्योंकि वो अलग एक फोटो आता है कि आप जैसे मैं डेली सोप्स की बात करूँ तो एक छोटी सी चीज़ को कैसे मैं 20 मिनट तक एंगेजिंग बना सकूँ, तो वो काफ़ी मुश्किल आता है। तो इट काइंड ऑफ वेरीज फ्रॉम लाइक स्क्रीन राइटर का ही काम है सारा, स्क्रिप्ट राइटर का या स्क्रीन राइटर उनका ही काम है, बट अलग अलग थोड़ा सा डिफर कर जाता है राइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब हर चीज़ों में। तो दैट इज वन। एंड ग्रोथ वाइज भी लाइक इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स, पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लाइक यू एंड मी, वी आर फ्रॉम लाइक वी हैव बीन इन द एनालिटिकल फील्ड। हमें वो पता था कि भाई एनालिटिक्स है तो इतना ये सैलरी रेंज होगा, आप किसी भी कंपनी में जाओगे इतना होगा। यहाँ पर वैसा कुछ फिक्स नहीं है। लाइक मैंने कुछ स्केचेस किए हैं यूट्यूब चैनल्स के लिए, जिसमें मैंने कुछ ₹1000 के लिए भी किया है राइटिंग, और कुछ ऐसे मिनी शोज भी किया है जिसमें मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिला है, लाइक आई वाज हैप्पी कि हाँ ये अच्छा जा रहा है, ये सही जा रहा है। तो वैसा भी किया है। कुछ लोग मतलब मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो कि सालों से स्केचेस लिख रहे हैं, बट अभी भी वहाँ पे लाइक दे आर स्टिल काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग टू मूव अहेड। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महीनों में उनको ग्रोथ मिल जाती है। तो दे इस फील्ड में वैसा है कि हाँ लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, करेज, रिजेक्शंस। मैंने खुद भी देखा कि जो मैं बता रहा था कि मैंने कम से कम, मुझे लगता है कि मेरे फर्स्ट शो आने से पहले मैंने कम से कम 5 या 5-7 से तो कम से कम मैंने लिखे होंगे कॉन्सेप्ट, और पिच किए होंगे। लिखे तो और भी ज्यादा होंगे, बट एटलीस्ट 5-7 मैंने जाके पिच किए होंगे। हर जगह रिजेक्शन आया, कहीं पर अप्रूवल आ भी गया तो बीच स्टेज पे वो रुक गया। तो वैसा था कि तो वैसा होता है हर दिन। लाइक आप जाओगे तो एक नया ऑडियंस है, किसी को मतलब एक सेम कॉन्सेप्ट मैं 4 लोगों को सुनाता हूँ, दे आर लाइक कि हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर मैं वही लेके जाता हूँ दूसरे लोगों के पास, तो उनको पता नहीं यार इसमें कुछ तो मिसिंग लग रहा है, ये इट्स वेरी सब्जेक्टिव। राइट, तो उसकी वजह से ये होता है कि हाँ कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, तो आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है, अपने आप को काइंड ऑफ इवॉल्व करना पड़ता है टू कैटर टू द डिफरेंट ऑडियंस, टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। अगर वो चीज़ आप सीख रहे हो, जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी ग्रो करोगे। इट्स इन वेरी मच डिमांड, स्पेशली नाउअडेज, एंड स्पेशली आई थिंक आफ्टर द पेंडेमिक, बिकॉज लोग पेंडेमिक में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग घर पे बैठे बैठे एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, और उसकी वजह से और भी ज़्यादा OTT चैनल्स, और भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं, और भी ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई दिस इज वन थिंग दैट विल ऑलवेज होल्ड ऑडियंस, लोगों का इंटरेस्ट। इट्स ऑलवेज इन डिमांड, एंड लकली लाइक वही हो भी रहा है कि हाँ मतलब मैं अभी तक फिंगर्स क्रॉस अभी तक खाली नहीं बैठा हूँ, काम आ रहा है। एंड डेफिनेटली डिमांड तो बढ़ रहा है, जैसे स्पेशली जैसे आपने बोला पेंडेमिक, तो इवन हर एज ग्रुप में डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि ये पहले अपने हमारे पेरेंट्स इतना नहीं देखते थे OTT प्लेटफॉर्म, बट अब वो उनको ज्यादा पता होता है हमसे ज्यादा कि कौन सी नई सीरीज आने वाली है। अभी स्पेशली इंडिया में जैसे आंधी आई हुई है, अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, सबको बाहर मूव करना है, तो अगर सही में कोई स्क्रीन राइटर बनने का सोचता है एंड देन दे एक्चुअली वांट टू मूव अब्रॉड, तो उनके लिए फ्यूचर एस्पेक्ट्स कैसे होंगे? अगेन अगर मेरे जैसा कोई बंदा हो जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के राइटिंग को ये सब चीजें है कि हाँ हम लोगों ने ज्यादा देखा है, ज्यादा समझा है। वहाँ की राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब हम इंडिया के शोज और वहाँ के शोज कंपेयर करें तो काफी डिफरेंट है, यहाँ की राइटिंग वहाँ की राइटिंग। तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, बट अगर आप मतलब अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, अगर आपने प्रॉपर वर्क किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो शायद आपके लिए वो चीज़ सिंपल हो जाए। Okay. तो एक फाइनल क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक इस इंटरव्यू का, जो मेरे को भी आंसर पूछना है उसका, तो 4 साल की अच्छी इंजीनियरिंग अच्छी जगह से, फिर 6 साल की वेल पेइंग जॉब विद सब फैसिलिटीज, और उस उम्र में जाके जब एक्चुअली में पेरेंट्स भी बोलने लग जाते हैं कि बेटा बेटा अब तो सेटल हो जाओ, अब शादी कर लो, और लोग सही में सोचने लग जाते हैं कि अब नेक्स्ट फेज शुरू करेंगे, आपने डिसाइड किया कि आपको अपना पैशन फॉलो करना है एंड यू टोटली शिफ्टेड योर करियर। व्हाट वाज द मेन ट्रिगर पॉइंट जिसके कारण आपने ये डिसीजन लिया? और एज एन इंडियन एक जो रोल होता है फैमिली का, सो उसमें वो फैमिली का रोल क्या था या रिएक्शन क्या था, एंड आपने कैसे डील किया उसके साथ? आई थिंक दिस इज वन क्वेश्चन जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स पूरा वीडियो देखें कि भाई आज तक उनको नहीं समझ में आया कि बेटे ने ऐसा क्यों किया है, अब शायद समझ में आए। तो आई थिंक यस दैट्स राइट कि मतलब इंजीनियरिंग ये सब चीजें की, बट एक चीज थी ना कि जैसे मैं बताया कि मैंने स्टार्ट किया था 7th-8th में राइटिंग, तो उस वक्त घर से सपोर्ट मिलता था कि हाँ चलो राइटिंग है कर रहे हो, अच्छा अच्छी बात है,
बट इंडियन पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, उनका रिएक्शन ये था कि हाँ एक हॉबी की तरह ठीक है, बट एक प्रोफेशन की तरह पता नहीं क्या है। एंड स्पेशली आई थिंक दिस वाज बैक इन अर्ली 2010 वाला टाइम, जब हम लोग 10th 11th में थे। तो उस वक्त स्पेशली ये सारी चीजें उतनी ज्यादा नहीं आई थी। मतलब आई थिंक यूट्यूब चैनल्स भी 2013-14 के आसपास थोड़ा ज्यादा बूम किया है। तो उससे पहले लोगों को लगता था कि हाँ इन सब फील्ड्स में ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि सिर्फ एक मूवीज थी जिनको सब जानते थे, और मूवीज वाली फील्ड में बहुत स्ट्रगल था। तो उस वक्त उन्होंने बोला और मैं मान गया कि हाँ ठीक है। हमारे कॉलेज में उतना कल्चरल और उन चीज़ों का उतना ज़्यादा नहीं था कि हाँ ज़्यादा ऑप्शंस मिले, बट कॉलेज से जब निकला तो मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि हाँ ये सब चीज़ें मैं करूँ। मैंने ट्राई किया कि हाँ पैरेलल में करूँ, और पैरेलल में करने की ट्राई की, बट वहाँ पे मिल नहीं पा रहा था। एंड बीइंग फ्रॉम अ वो क्या कहते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स को लगती है वो लगती है कि स्टेबिलिटी, कि हाँ मैंने स्ट्रगल किया तो मेरे बच्चे स्ट्रगल ना करें। तो सेम थिंग माय पेरेंट्स आल्सो सेड कि हाँ चलो भाई देखो तुमको जो करना है करो, बट जो तुम कर रहे हो काफी स्टेबल जॉब है। एंड इट वाज लाइक आई वाज गेटिंग गुड सैलरी, एवरीथिंग स्टेबिलिटी थी, अच्छे पर्क सब कुछ। तो सबको था यार बहुत अच्छी जॉब है, पापा सबको बताते रहते थे हाँ देखो कितनी अच्छी जॉब है। तो फिर वही जब मैंने ये चीजें कम से कम 2-3 बार अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस की कि हाँ मुझे करना है, बट दे वर लाइक यार ठीक है कर दो करो, कि उनको वीकेंड्स में जाना है जाते हो, सब कुछ पता था उनको। बट हाँ एज अ हॉबी तक ठीक है, डोंट यूज इट, डोंट टेक इट एज अ प्रोफेशन, या डोंट बी सीरियस अबाउट इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे सेड कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स, कि हाँ उनको देखा तो मैं भी कर रहा हूँ। फिर कभी ऐसा वक्त ना आए कि हाँ रिजेक्शन मिलने लग गए और तुम फिर मतलब डिप्रेस्ड हो जाओ या कुछ गलत हरकतें कर लो, तो वो सब चीज़ ना हो, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी एक पॉइंट के बाद अपने आप को मना लिया था कि हाँ चलो ठीक है मैं साइड में ही करूंगा जो भी करूंगा। तो मैंने साइड में ट्राई किया, और साइड में बट वही हो रहा था कि प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरे साथ 2018 एंड 19 की बात है कि मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स आ गए किसी न किसी के थ्रू या किसी कैसे भी। कॉन्सेप्ट मैंने पिच किए, कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ गए, बट जब आती थी बात कि हाँ अब इस पर जैमिंग करनी है, अब इसको एपिसोडिक डेवलप करना है, सबके थॉट्स लेने हैं, रिएक्शंस लेने हैं, तो दे वांटेड समवन हु वाज फुल्ली डिवोटेड। और वो फुली डिवोशन के लिए मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स जाने लगे। फिर जब लास्ट ईयर मेरा वो शो जो मैंने बात की 1 tip 1 hand, वो मैंने किसी का मैनेज किया, क्योंकि वो छोटा सा शो था, 4 episodes एंड लाइक रेंजिंग फ्रॉम 7 to 10 minutes या 7 to 13 minutes फॉर ईच एपिसोड। तो वो मैंने लिख लिया किसी तरह। जब वो उसकी शूट स्टार्ट हुई और सेम टाइम पे मेरे डैड की रिटायरमेंट थी, तो सब फैमिली वाले गैदर्ड थे, तो मैं मुझे शूट छोड़ के घर जाना पड़ा। मैं शूट घर पर था, बट मैंने बोला कि भाई मुझे वहाँ से फोटोज और वीडियोज भेजते रहो क्या चल रहा है। और जब मैंने वो फोटोज और वीडियोज देखे तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ अलग सी फीलिंग है। ये मतलब ये फीलिंग जिस चीज का मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, अब लग रहा है कि हाँ यार ये कुछ फाइनली मतलब हो रहा है। मतलब आई रिमेम्बर कि जब मेरे फ्रेंड्स ने वहां से भेजा ना कि हाँ देख तेरा वीडियो बन शूट हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हो गया सारा कुछ प्लानिंग, तो मैं कहा यार मुझे अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा कि बन जाएगा अंटिल इट गोज ऑन फ्लोर्स, कि हाँ शूटिंग स्टार्ट हो गई, तब तक मुझे मैं वर्स्ट केस इमेजिन करके रखा हूँ कि ये कैंसिल हो सकता है ये भी, जस्ट लाइक अदर्स, बिकॉज आई वाज यूज्ड टू रिजेक्शन उस टाइम तक। मुझे लगा था हाँ ये भी होगा, बट जब देखा मैंने कि हाँ ये फाइनली शूट हो रहा है, तो अलग सी फीलिंग आई। मैंने कहा कि हाँ ये तो अच्छी फीलिंग है, बट अब कैसे बताऊँ, पापा की रिटायरमेंट है, पापा कहेंगे कि बेटा अब मैं निकल रहा हूँ और तुम भी रिटायरमेंट ले रहे हो। तो मैंने स्टार्ट किया अपने मम्मी और भाई को बताना। तो मुझे लग रहा था कि हाँ इस बार भी रिजेक्शन तो आएगी। तो मैंने कम से कम आई थिंक 1 हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने रिहर्सल की कि पेरेंट्स की साइड से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और उसका रिप्लाई क्या होगा मेरे पास। कि जैसे फर्स्ट थिंग दे कैन आस्क कि हाँ तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है, तो तुमने इस फील्ड में मान लो वर्स्ट केस तुम्हें कुछ भी काम नहीं मिला एक साल, तो क्या करोगे? अगर मान लो एक साल सर्वाइव कैसे करोगे? फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन होता है कि हाँ बैकअप प्लान क्या है। अगर कि मैंने बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जेडएस छोड़ दूँ। तो लाइक क्यों क्या हुआ? तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा भी ब्रेक चाहिए काम से, काम थोड़ा सेम टाइप का काम करके मैं थोड़ा सा वो हो गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है दूसरी कंपनी ट्राई करो। मैंने कहा हाँ ट्राई तो कर रहा हूँ, बट सोच रहा हूँ थोड़ा राइटिंग ट्राई कर दूँ, क्योंकि अभी तो ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम है। तो मैंने उससे बोला कि हाँ मतलब मैं राइटिंग के लिए स्विच नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने सोचा है कि हाँ चलो कुछ करना ही है तो मैं कुछ दिन राइटिंग ट्राई कर लेता हूँ। मेरा ठीक है 6-7 महीने जो भी ट्राई करता हूँ, अगर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर मैं देखूंगा, फिर वापस जो बोलोगे वो करूंगा। जैसे कि ठीक है 6-7 महीने ट्राई करना है तो करो। तो फिर उनको बताया, फिर मम्मी मम्मी भाई को बताया। मैंने पहले मम्मी और भाई दोनों सरप्राइजिंगली मान गए विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस कि हाँ ज़्यादा नहीं, मतलब चलो तुमको एक साल ट्राई करना, एक साल ट्राई कर लो, अगर एक साल नहीं हुआ तो फिर यू हैव दैट बैकअप प्लान, राइट? तो मैंने कहा हाँ है बैकअप प्लान है, वापस आ सकता हूँ।
तो ठीक है। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला कि यार ये सब चीज़ें ठीक है। फिर पापा के पास गया, पापा को बोली, वो तब तक मेरा एक आ गया था, तो मैंने उनको दिखाया वीडियो। उनको देख के वो अच्छा लगा कि हाँ चलो ये आया, नाम वाम देखा, वीडियो देखा, तुमको अच्छा लगा। तो मैंने बोला ठीक है जाओ ट्राई करो। तो फिर मुझे लगता है कि वहां से भी जब तक मेरा जेडएस का नोटिस पीरियड चला था, एवरी डे ही वुड ट्राई टू, मतलब एवरी अदर डे ही वुड ट्राई टू कन्विंस मी कि हाँ अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ। बट ये था कि इस बार वो उतने स्ट्रांगली उन्होंने मना नहीं किया जितना पहले करते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुमको अगर ट्राई करना तो करो। जैसे अब मैं बताता भी हूँ कि हाँ शूट पे जा रहा हूँ, इतना ये सुबह शाम जा रहा हूँ ये, तो आई सी कि हाँ पापा एंड मम्मी दोनों काफ़ी सपोर्टिव हैं। भाई भी कि हाँ अच्छा शूट चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं। मुझे लगता है कि हाँ आप थोड़े से सपोर्टिव हो रहे हैं, खुल जाए। और मैं भी उनको बताता रहता हूँ कि हाँ देखो मेरे पास अभी ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं, अभी एक वो टीवीएफ का कर रहा हूँ, फिर एक और ओटीटी के लिए आया हुआ है वो करने वाला हूँ, फिर एक और यूट्यूब चैनल के लिए शो आया हुआ वो कर रहा हूँ। तो मेरे पास काम है, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, है मेरे पास इंतजाम अभी। तो अभी दे आर सेटिस्फाइड। अपने तरफ से वही मैंने जेडएस इसलिए छोड़ा था कि मुझे जब लगा कि हाँ यार मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे कन्विंस करना है, तो आई हैव टू गिव माई 100%। एंड मैंने वही 100% की बात अपने मैनेजर, अपने प्रिंसिपल, उन लोगों से भी की थी। वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे कि हाँ ठीक है जाओ। तो वही 100% का सोच के मैंने फिर स्विच किया कि मुझे 100% अगर देना है तभी कुछ होगा। और अभी वो हो रहा है कि मतलब मैं एक तो दो दो प्रोजेक्ट पे पैरेलल में काम कर रहा हूँ, बट मुझे टाइम मिल जा रहा है क्योंकि मेरा 100% इधर है। अगर साथ में फिर जेडएस रहता तो नहीं हो पाता। मतलब एट द एंड समरीज के पेरेंट्स वरी करते हैं, बट वंस यू लेट देम नो कि एक्चुअली में इसमें फ्यूचर है, एक बार उनके पास लेके जाओ कि क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, सो दे सपोर्ट आल्सो। राइट, वही इंडियन फैमिली में ये चलता रहता है कि यार हाँ पेरेंट्स का भी कंसर्न है कि हाँ करोगे, स्ट्रगल करोगे, ये करोगे वो करोगे। एंड फिर आपका भी अपना, आपके अंदर का स्ट्रगल है कि भाई मैं अगर नहीं कर पाऊंगा। मतलब मुझे याद है कि मैं मुंबई से जब जाता था फ्रेंड्स से मिलके, तो पूरे रास्ते वो 3 घंटे की जो जर्नी होती है, 3 से 4 घंटे की जर्नी, मैं 4 घंटे की जर्नी में कुछ भी नहीं करता था, बस माइंड एकदम ब्लैंक रहता था। मैं सोचता था कि यार क्या यही करते रहना है लाइफ, पूरी लाइफ लॉन्ग, या फिर जो मैं चाहता हूँ वो मैं कभी कर पाऊंगा या नहीं। जो मेरे फ्रेंड्स कर पा रहे हैं, वो चाहते थे वो कर रहे हैं, मैं चाहता था मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे याद है कि मैं हर वो 4 घंटे सोचता था, फिर ऑफिस जाता था तो मेरा दिमाग उठ जाता था यार मैं ये गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो वो अंदर से एक पुश रहता था कि नहीं यार कभी तो करना है, और वो फाइनली अब हो रहा है। फाइनली एक ऐसी चीज, जैसे आप उस 4 घंटे वाली जर्नी वाले एक नितिन को अगर सोचते हो, तो आप उसको अगर वैसे ही और भी कितने लोग हो गए अभी, उनको क्या एडवाइस दोगे? भाई नहीं, पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि आई कुड रिलेट टू देम, आई कुड अंडरस्टैंड कि हाँ उनके मन में क्या चल रही होगी, क्योंकि जिनको ये पैशन वाली चीज नहीं पता है ना, उनके लिए बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। उनके लिए, जैसे मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए, उनके लिए पर्सपेक्टिव बहुत ही डिफरेंट है। मैंने देखा है कि हाँ वाई वुड अ पर्सन लीव समथिंग जहाँ पे वो बहुत ही स्टेबल है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल, एवरीवन वांट्स टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। इतनी मेहनत की है ताकि हम आराम से रह सकें। ये पैशन वाला कीड़ा कहाँ से आ जाता है लोगों में? उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है कि ये पैशन का कीड़ा जो है वो बहुत ही, वो नहीं एग्जिस्ट करता उनके लिए। उनके लिए बस एक स्टेबल लाइफ होनी चाहिए, एक सब कुछ जो इतनी मेहनत की है सुबह, मतलब स्टार्टिंग से कि हाँ इतना जो तुमने बोला कि हाँ इतने अच्छे कॉलेज से पास आउट किया, इतनी अच्छी जॉब की, तो फिर अब ये क्यों करना है? बट जिनके अंदर वो कीड़ा होता है वही समझते हैं कि हाँ भाई ये कीड़ा कितना वो होता है, कितना मतलब बुरा होता है कि भाई हमेशा वो पुश करता रहता है। कितना भी तुम दिन भर मेहनत करके आओ, काम करके आओ, रात में तुम्हें वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती है कि हाँ यार कुछ तो करना है। तो वो है कि हाँ करते रहो, बहुत सारी रिजेक्शंस आएंगे, एंड स्पेशली इस फील्ड में मैंने खुद भी देखे हैं रिजेक्शंस। तो रिजेक्शंस आते हैं, बट वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में है वो कि हाँ मुझे आपको करना है, तो वो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर मतलब बड़े बड़े स्टार्स देखें या कुछ भी देखें तो सबकी एक जर्नी होती है, सबका अपना स्ट्रगल होता है। बहुत लोग नहीं करते हैं, बट बहुत लोगों की होती है जर्नी। और वो स्ट्रगल के बाद की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब एक मैंने वो लाइन पढ़ी थी कि अगर कभी तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा, तो जब अच्छा होगा तो तुम्हें उसकी अहमियत पता नहीं चलेगी कि हाँ वो क्या चीज़ है, क्या है। तो जब तक तुम वो स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो करते रहो, लगे रहो, अपने एंड से तुम जितना 100% दे सकते हो दो। आई रियली रियली होप कि आपकी इंटरव्यू से और भी लोग इंस्पायर होंगे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एग्रीइंग टू डू दिस एंड जॉइनिंग इन। और मतलब मुझे ऑनेस्टली काफी इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, जो करना चाहते हो गो फॉर इट, इट्स वर्थ इट, सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट लेटर।
So Thank you for inviting me, and I know like I have received similar messages from few other folks as well, जो कि अभी भी जेडएस में हैं या फिर बाहर भी दूसरी कंपनीज में काम कर रहे हैं. They are also trying to like kind of pursue their passion in parallel, and they send me these messages, and that makes me feel good कि हाँ चलो at least someone is getting inspired from my story, similar to how I have been inspired from other stories. मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कुछ नोन पीपल हैं जिन स्टोरी से मैं इंस्पायर हुआ था. एंड नाउ आई नो कि हाँ कितनी अच्छी फीलिंग होती है जब आप 12 घंटे काम करके भी आओ, फिर भी आपको नेक्स्ट डे का वो एक्साइटमेंट रहता है थकान के बाद भी. वो एक अंदर से जो फीलिंग आती है वो काफी अच्छी होती है. Thanks a lot, Nitin. Thanks a lot for joining in, and wish you all the success. And hopefully, we'll get to watch a lot of the series, especially with the screenwriter name of Nitin Anand. Thank you, definitely. Thanks a lot.